हेलो दोस्तों, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम आर्टिकल देखेंगे जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो पहला आर्टिकल देखते हैं जो कि अनुच्छेद 1 है, जो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स। यानी जो अनुच्छेद 1 है वो संघ का जो नाम होता है और राज्य का क्षेत्रफल जो होता है उससे संबंधित है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 2 की अगर बात करें तो नए राज्य का प्रवेश और इसकी स्थापना से संबंधित है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 2 है, किससे संबंधित है? नए राज्य और उसके प्रवेश और उसके स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 की अगर बात करें तो राज्य का निर्माण और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो राज्य का निर्माण किया जाता है फ्रेंड्स इसमें अनुच्छेद 3 में, और जो सीमाएं हैं और जो नामों में इसका परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 की अगर बात करें तो पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची के जो संशोधन होते हैं फ्रेंड्स, जो 2 या 3 के अधीन बनाई गई जो विधियां इसमें सम्मिलित होती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 4 में। यानी जो पहले अनुसूचित व चौथी अनुसूचित में जो संशोधन होता है 2 या 3 के अधीन, उसमें बनाई गई जो विधियां होती हैं वो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 5 की अगर बात करें तो संविधान के जो प्रारंभ पर नागरिकता जो होती है फ्रेंड्स है, जो संविधान की जो शुरुआत में जो नागरिकता होती है उसको अनुच्छेद 5 में रखा गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 6 की अगर बात करें तो भारत में आने वाली जो व्यक्तियों की जो नागरिकता है, जो भारत में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो नागरिकता इनको दी जाती है वह अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 7 की अगर बात करें तो पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता यानी 7 के अंतर्गत दी जाती है। यानी पाकिस्तान जाने वाले जो नागरिक हैं हमारे यहाँ के, उनको अनुच्छेद 7 के अंदर रखा जाता है। अनुच्छेद 8 की अगर बात करें तो भारत के बाहर जो रहने वाले जो व्यक्ति को नागरिकता दी गई है फ्रेंड्स से, उसको अनुच्छेद 8 के अंतर्गत रखा गया है। यानी जो भारत के जो बाहर रह रहे हैं यानी विदेशों में जो रह रहे हैं उनकी जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 9 की अगर बात करें, विदेशी राज्य की जो नागरिकता है फ्रेंड्स, जो विदेशी राज्य उनको नागरिकता लेने पर जो नागरिकता का न होना, जो विदेशी राज्य है फ्रेंड्स है और उनकी जो नागरिकता लेने पर उनकी नागरिकता नहीं दी जाती है फ्रेंड्स है, तो उन्हें हम अनुच्छेद 9 में रखा जाता है इन्हें। अनुच्छेद 10 की अगर बात करें तो नागरिकता के जो अधिकारों का जो बना रहना, जो नागरिक को जो अधिकार है उनको, यानी जो नागरिक को जो अधिकार दिया गया है उनका बना रहना, वो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 11 की अगर बात करें तो संसद द्वारा जो नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना, यानी संसद द्वारा जो नागरिक है उसके लिए कानून बनाना, वो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत रखा गया है फ्रेंड्स। और जितने भी मैं अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ ये परीक्षा के लिए ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 12 की अगर बात करें, अनुच्छेद 12 की अगर बात करें तो राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 13 की अगर बात करें तो इसमें मूल अधिकारों की जो असंगत या अल्पीकरण करने की जो विधियाँ होती है फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए फ्रेंड्स। जो विधि होती है उसके समक्ष समानता होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो जो जाति यानी जो धर्म और जाति और लिंग भेद का जो प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स, वह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो लोक नियोजन अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 17 की अगर बात करें तो अस्पृश्यता का अंत जो होता है फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 18 की अगर बात करें तो उपाधियों का जो अंत होता है वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया गया है।
अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो वाक की जो स्वतंत्रता होती है वो अनुच्छेद 19 के में दी गई है। अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो अपराधों के जो दोष और सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो करना होता है वो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो प्राण और जो दैहिक स्वतंत्रता होती है फिर से वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 21 क की अगर बात करें तो इसमें 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है फिर से। यानी जो अनुच्छेद 21 क के तहत जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 की अगर बात करें 21 क की तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण भी दिया गया है। यानी कुछ दशाओं में अनुच्छेद 22 में जो गिरफ्तारी जो होती है फिर से उसका संरक्षण भी दिया गया अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 की अगर बात करें तो मानव के जो दुर्व्यवहार होता है फ्रेंड्स और बाल आश्रम अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया गया फ्रेंड्स। अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो कारखानों में जो बालक का नियोजन का जो प्रतिशत होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है। यानी कारखानों में जो बालक होते हैं उनका जो नियोजन का जो प्रतिशत होता है वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 25 की अगर बात करें तो धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। यानी आप किसी भी धर्म से संबंधित हो आपको प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है फ्रेंड्स। आप यहीं कहीं पे भी प्रचार कर सकते हो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 26 की अगर बात करें तो धार्मिक जो कार्य होते हैं उसको प्रबंध की स्वतंत्रता भी दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 29 की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 30 की अगर बात करें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है फ्रेंड्स है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार होता है फ्रेंड्स है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 32 की अगर बात करें तो अधिकारों का प्रवर्तित कराने के लिए उसका जो उपचार होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 36 की अगर बात करें तो इसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत परिभाषा दी गई है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद यानी जो पंचायती राज है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 48 की अगर बात करें तो कृषि और पशुपालन का जो संगठन होता है यानी जो कृषि और पशुपालन हम कर सकते हो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 48 में जो पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भी इसमें अनुच्छेद 48 में दिया गया है फ्रेंड्स। यानी हम वो पर्यावरण और जो वन जीव होते हैं फ्रेंड्स उनकी हम रक्षा करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 49 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक जो स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है यानी जो राष्ट्रीय स्मारक है इनकी देखरेख करना ये अनुच्छेद 49 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 50 की अगर बात करें तो जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो होता है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 51 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 में इसका जो दिया गया फ्रेंड्स है जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति होती है और सुरक्षा के लिए सुरक्षा में शांति बनाए रखे फ्रेंड्स है इसके लिए अनुच्छेद 51 में इसका दिया गया फ्रेंड्स। अनुच्छेद 51 की अगर बात करें तो इसमें मूल कर्तव्य के बारे में भी दिया हुआ फ्रेंड्स अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 52 की अगर बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ फ्रेंड्स अनुच्छेद 52 के अंतर्गत में, ठीक है।
अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है फ्रेंड्स से, वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत बताई गई है फ्रेंड्स से। अनुच्छेद 54 की अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत उसमें दिया गया है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 55 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो रीति होती है, यानी जो निर्वाचन होता है उसकी जो रीति होती है, यानी जो उसकी प्रक्रिया होती है, वह अनुच्छेद 55 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 56 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की जो पदावधि, यानी जो राष्ट्रपति की जो पद की जो अवधि होती है फ्रेंड्स, उसको 56 के अंतर्गत बताई गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 57 की अगर बात करें तो पुनः विचार के लिए पात्रता, यानी जो पुनः विचार के लिए पात्रता, यानी कोई भी अगर संशोधन बिल हो तो उस पर हम अगर राष्ट्रपति के पास जाते हैं फ्रेंड्स से, तो अगर हम उस संशोधन में अगर कुछ गलत उन्हें दिखाई देता है तो वो पुनः विचार के लिए, यानी इसे फिर से समझने के लिए वो बिल को वो रिटर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये अनुच्छेद 57 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 58 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचित होने की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स है, यानी जो अहर्ताएँ होती हैं उनकी, वो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत दी गई है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति मतलब जो भारत का मूल निवासी होना, है ना। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होने के लिए जो अहर्ताएँ होती है वह अनुच्छेद 58 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है राष्ट्रपति से, है ना फ्रेंड्स से। तो आप बिल्कुल ये राष्ट्रपति से आप बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाइए, क्योंकि वैसे ये सभी अनुच्छेद जो है ना, जो आर्टिकल्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। और जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है तो इसे आप रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 59 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रपति का जो पद होता है उसकी शर्तें होती हैं, वो अनुच्छेद 59 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 60 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की जो शपथ मतलब राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 61 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे यहाँ के, जैसे कि जो अभी द्रौपदी मुर्मू है हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति, तो इनको जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 62 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पद और व्यक्ति को जो भरने मतलब जो राष्ट्रपति का जो पद होता है उस व्यक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति का जो समय होता है, यानी जो उसकी रीतियाँ होती है, वो अनुच्छेद 62 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 63 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का यानी जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं यानी जो उपराष्ट्रपति हैं उनका उल्लेख दिया गया अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का जो पदेन सभापति होना वह अनुच्छेद 64 में दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 65 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के जो पद की जो रिक्त होती है फ्रेंड्स, यानी जो उपराष्ट्रपति यानी जो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं फ्रेंड्स, यानी उपराष्ट्रपति के जो कार्य वो राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर जो उपराष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत दिए गए फ्रेंड्स। अनुच्छेद 66 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 67 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो अनुच्छेद 67 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 68 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के जो पद और जो उसके रिक्त पद भरने के लिए जो उसका निर्वाचन होता है फ्रेंड्स, यानी जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसको भरने के लिए जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 68 के अंतर्गत होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 69 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 69 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 70 की अगर बात करें तो अन्य आकस्मिकता में जो राष्ट्रपति के जो कर्तव्यों का जो निर्वहन होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 71 की अगर बात करें
तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित जो विषय होते हैं वो अनुच्छेद 71 के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 72 की अगर बात करें तो क्षमादान की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 73 की अगर बात करें तो संघ की जो कार्यपालिका और शक्ति का जो विस्तार होता है वो अनुच्छेद 73 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद का जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 75 की अगर बात करें तो मंत्रियों के बारे में जो उपबंध होते हैं फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 76 की अगर बात करें तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 77 यानी 77 की अगर बात करें तो भारत सरकार का जो कार्य का जो संचालन होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 77 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 78 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य हो, मतलब जो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी आर्टिकल से आने वाले एग्जाम के लिए। तो कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज और लिख लिख के याद करो। आप लिख लिख के याद करोगे ना तो आपको काफ़ी लंबे समय तक के याद रहेगा फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 79 की अगर बात करें तो जो संसद का गठन होता है वह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स, यानी किया गया है। अनुच्छेद 80 की अगर बात करें तो राज्यसभा की जो संरचना होती है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 81 की अगर बात करें तो लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के अंतर्गत दी गई है। और अनुच्छेद जो 80 है फ्रेंड्स उसके अंतर्गत राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 के तहत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 83 की अगर बात करें तो संसद के जो सदनों की जो अवधि होती है, यानी संसद के जो सदन होते हैं उनकी जो अवधि होती है अनुच्छेद 83 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 84 की अगर बात करें तो संसद के जो सदस्यों की जो अर्हताएं होती है वो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 85 की अगर बात करें यानी 85 की अगर बात करें तो संसद का जो सत्र और सत्रावसान का जो विघटन होता है वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 87 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का जो विशेष जो अभिभाषण होता है वह अनुच्छेद 87 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 88 की अगर बात करें तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 89 यानी 89 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति और सभापति और जो उपसभापति होता है इनके बारे में जो उल्लेख है वो 89 के अंतर्गत दिया गया है। यानी जो राज्यसभा का जो सभापति होता है और उपसभापति होता है वो 89 के अंतर्गत यानी जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 90 की अगर बात करें तो उपसभापति का जो पद और रिक्त होना और पद से हटाया जाना, यानी जो उपसभापति होता है उसका पद से रिक्त हो जाना यानी पद से हट जाना है ना, यह अनुच्छेद 90 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 91 की अगर बात करें तो राष्ट्र यानी जो सभापति होते हैं उनके जो कर्तव्यों का जो पालन और जो उनकी शक्तियाँ होती है यानी जो उनकी शक्तियाँ होती है वो अनुच्छेद 91 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। यानी जो राष्ट्रपति के जो दोस्तों यानी सभापति के जो कर्तव्य का जो पालन और उसकी जो शक्तियाँ होती है वह अनुच्छेद 91 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 92 की अगर बात करें तो सभापति और उपसभापति के जो पद से हटाने का जो संकल्प होता है यानी जो उसकी विचारधारा हो और पीठासीन न होना यानी उसका जो पीठासीन होता है वो न होना वो अनुच्छेद 92 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स।
यानी जो सभापति होता है, यानी जो सभापति और उपसभापति को पद से हटाने की जो संकल्प विचारधारा होती है फ्रेंड्स है, उसका जो पीठासीन न होना वो 92 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 93 की अगर बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 93 में दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 54 की अगर बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद से रिक्त होना, यानी जो पद से हट जाना, वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 95 की अगर बात करें तो अध्यक्ष का जो कर्तव्य और जो शक्तियाँ होती है वो अनुच्छेद 95 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 96 की अगर बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो संकल्प हो और उसका जो पीठासीन न होना वो अनुच्छेद 96 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 97 की अगर बात करें तो सभापति और उपसभापति तथा उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन और जो भत्ते होते हैं फ्रेंड्स हैं वो अनुच्छेद 97 के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 98 की अगर बात करें तो संसद का जो सचिवालय होता है वो अनुच्छेद 98 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 99 की अगर बात करें तो सदस्य द्वारा जो शपथ या उसका प्रतिज्ञान जो होता है फ्रेंड्स है वो अनुच्छेद 99 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 100 की अगर बात करें तो संसाधनों में जो मतदान और रिक्तियां के होते हुए भी जो संसद के जो कार्य करने की जो शक्ति होती है और जो उसकी गणपूर्ति होती है फ्रेंड्स है, यानी जो संसद जो होता है उसके जो मतदान की जो रिक्तियाँ होते हुए भी उसके जो साधनों के जो कार्य करने की जो शक्ति होती है और जो उसकी गणपूर्ति होती है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 100 की अगर बात करें, यानी अनुच्छेद 100 की अगर बात करें फ्रेंड्स हैं तो संसाधनों में जो मतदान होते हैं उसकी रिक्तियाँ होते हुए भी जो संसद को जो कार्य करने की शक्ति होती है और जो उसकी गणपूर्ति होती है वो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 108 की अगर बात करें तो कुछ दशाओं में जो दोनों सदन होते हैं उनकी जो संयुक्त बैठक होती है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 109 की अगर बात करें तो धन विधेयक से संबंध में जो विशेष प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आती है, यानी 109 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 110 की अगर बात करें तो धन विधेयक, यानी जो धन विधेयक होता है उसकी जो परिभाषा होती है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 111 की अगर बात करें तो विधेयक की जो अनुमति होती है वो 111 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 112 की अगर बात करें तो वार्षिक और वित्तीय जो विवरण होता है, यानी जो सालाना वित्तीय विवरण होता है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। 118 की अगर बात करें तो प्रक्रिया के जो नियम होते हैं, यानी जो अनुच्छेद 118 की अगर बात करें तो प्रति प्रक्रिया के जो नियम होते हैं फ्रेंड्स हैं वो 118 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 120 की अगर बात करें तो संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषाएं होती है, यानी जो संसद है हमारे यहाँ की जो राज्यसभा और जो लोकसभा जो संसद है वो उस संसद में जो भाषाओं का जो उपयोग किया जाता है वो 120 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स, यानी उसका उल्लेख जो है वो 120 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 123 की अगर बात करें तो संसद में विश्रांति का जो काल और जो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश, मतलब जो उनकी शक्तियाँ होती है, अध्यादेश की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की जारी करने की वो 123 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 124 की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना और उसका जो गठन होता है फ्रेंड्स वो 124 के अंतर्गत आता है। जो उच्चतम जो न्यायालय होते हैं हमारे यहाँ पे उसकी जो स्थापना और जो उसका गठन किया जाता है फ्रेंड्स वो 124 के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 125 की अगर बात करें तो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, यानी जो न्यायाधीशों को जो सैलरी दी जाती है वो 125 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 126 की अगर बात करें तो कार्य और जो मुख्य न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, यानी जो मुख्य न्यायाधीश होती है उनकी जो नियुक्ति होती है वो 126 के अंतर्गत दी जाती है। अनुच्छेद 127 की अगर बात करें तो जो न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति होती है यानी जो वो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत दी जाती है फ्रेंड्स, यानी जो न्यायमूर्ति होते हैं। अनुच्छेद 128 की अगर बात करें तो सेना निर्वृत्त जो न्यायाधीश की जो उपस्थिति होती है, यानी जो सेना निर्वृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो उपस्थिति होती है वो 128 के अंतर्गत दी जाती है। अनुच्छेद 129 की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय होना, यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसका अभिलेख न्यायालय होना, वो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 130 की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान होता है वो 130 के अंतर्गत आता है। 131 की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता होती है, फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता होती है वो 131 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। 137 की अगर बात करें हम तो जो निर्णय और जो आदेशों का जो पुनर्वलोकन होता है वह अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। 143 की अगर बात करें तो उच्चतम जो न्यायालय होते हैं उनको जो परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो 143 के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स, यानी जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनको परामर्श करने के लिए जो राष्ट्रपति को जो शक्ति होती है फ्रेंड्स वो 143 के अंतर्गत आती है। 144 की अगर बात करें तो जो सिविल और जो न्यायिक पदाधिकारी होते हैं फ्रेंड्स या जो पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय की जो सहायता होती है वो 144 के अंतर्गत दी जाती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 148 की अगर बात करें तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं फ्रेंड्स वो 148 के अंतर्गत उस मतलब दिया गया इनका उल्लेख फ्रेंड्स, है ना। 149 की अगर बात करें तो नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षण होता है उसका जो कर्तव्य होता है वो 149 के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे 148 में दिया हुआ है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और 149 में दिया हुआ नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कर्तव्य होता है वो 149 के अंतर्गत दिया गया है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 150 की अगर बात करें फ्रेंड्स तो संघ के जो राज्य का जो लेखन प्रारूप होता है वो अनुच्छेद 150 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 153 की अगर बात करें तो जो राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनके बारे में 153 में उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 154 की अगर बात करें तो राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है, यानी जो राज्य होता है उसकी जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती है वो 154 के अंतर्गत दी गई है। 155 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की जाती है, यानी जो राष्ट्रपति को जो नियुक्ति की जाती है वो 155 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 156 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है ना, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा फ्रेंड्स, यानी नियुक्ति यानी पद देना फ्रेंड्स, है ना, और पदावधि मतलब यानी पद देना, है ना, तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, है ना। तो 156 के अंतर्गत राज्यपाल की पदावधि दी गई है फ्रेंड्स, इसके बारे में दिया गया फ्रेंड्स, है ना। अनुच्छेद 157 की अगर बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्त होने की जो अर्हताएँ होती है, यानी जो राज्यपाल जब नियुक्त होने की जो अर्हताएँ होती है ना फ्रेंड्स, जैसे कि भारत का नागरिक होना, है ना, तो इस टाइप से जो भी इनकी मतलब प्रोसेस होती है वो 157 के अंतर्गत दी जाती है फ्रेंड्स। 158 की अगर बात करें तो राज्यपाल के जो पद के लिए जो शर्तें होती है, यानी जो पद के लिए जो शर्तें होती है वो 158 के अंतर्गत दी जाती है। अनुच्छेद 159 की अगर बात करें तो राज्यपाल द्वारा शपथ, राज्यपाल जब वो जो शपथ लेता है और प्रतिज्ञान लेता है इसके बारे में वो 159 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 163 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
है ना, मंत्री परिषद का गठन करता है फ्रेंड्स, मतलब गठन है मतलब उसकी सलाह देना है, सलाह देता है फ्रेंड्स राज्यपाल। तो वो 163 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 164 की अगर बात करें तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो होते हैं वो 164 के अंतर्गत दिए गए फ्रेंड्स। अनुच्छेद 165 की अगर बात करें तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, यानी जो राज्य होता है उसका जो महाधिवक्ता होते हैं वो 165 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 166 की अगर बात करें तो राज्य सरकार का जो संचालन किया जाता है फ्रेंड्स, यानी जो राज्य सरकार होती है का जो संचालन करने का जो उल्लेख है वो 166 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। 167 की अगर बात करें तो राज्यपाल को जो जानकारी देने के संबंध में जो मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य होता है वो 167 के अंतर्गत दिया गया है। जो राज्यपाल होता है उसको जो मुख्यमंत्री होता है फ्रेंड्स है उसके जो कर्तव्य होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है फ्रेंड्स, यानी राज्यपाल को, तो वो 167 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और जो ये राज्यपाल से रिलेटेड जो आर्टिकल्स दिए हुए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मुख्यमंत्री से भी रिलेटेड जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना क्योंकि ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है फ्रेंड्स कोई भी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 168 की अगर बात करें तो राज्य के जो विधानमंडल का जो गठन होता है, यानी जो राज्य के जो विधानमंडल का जो गठन होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 178 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 170 की अगर बात करें तो विधानसभाओं की जो संरचना होती है वो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 171 की अगर बात करें तो विधान परिषद की जो संरचना होती है, यानी जो विधान परिषद होता है उसकी जो संरचना होती है वो 171 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 172 की अगर बात करें तो राज्यों के जो विधानमंडल की जो अवधि होती है वो 172 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 176 की अगर बात करें तो राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है वो अनुच्छेद 176 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 177 की अगर बात करें तो सदनों के बारे में जो मंत्रियों और महाधिवक्ता के जो अधिकार होते हैं फ्रेंड्स हैं वो 177 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 178 की अगर बात करें तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उसके जो उपाध्यक्ष होते हैं इनका जो उल्लेख है वो 178 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 179 की अगर बात करें तो अध्यक्ष जो होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं इनके जो पद रिक्त होना और पद से हटाया जाना, यानी जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स हैं उनको पद से रिक्त होना और या फिर पद से हटाया जाना 179 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। 180 की अगर बात करें तो अध्यक्ष और जो पदों की जो कार्य शक्तियाँ होती है वो अनुच्छेद 180 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 181 की अगर बात करें तो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो कोई संकल्प होता है उसको पारित किया जाता है फ्रेंड्स है उसका पीठासीन न होना, यानी जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होना मतलब पारित होने पर उसको पीठासीन न होना, वह उसका जो उल्लेख है वो 181 अनुच्छेद में दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 182 की अगर बात करें तो विधान परिषद का जो सभापति होता है और जो उपसभापति होते हैं उसका जो उल्लेख है वो 182 में दिया गया है फ्रेंड्स। जो विधानसभा होती है यानी जो विधान परिषद होती है उसके जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं उसका जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो 182 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 183 की अगर बात करें तो सभापति और उपसभापति का जो पद होता है उसको मतलब उपसभापति सॉरी दोस्तों यानी सभापति और उपसभापति का जो पद रिक्त होना और पद मतलब जो पद से हटाया जाना वो अनुच्छेद 183 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स।
अनुच्छेद 184 की अगर बात करें तो सभापति के जो पद के जो कर्तव्य को जो पालन और शक्तियाँ होती है वो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यानी 184 के अंतर्गत दिया गया है। फिर से अनुच्छेद 185 की अगर बात करें तो सभापति और उपसभापति को जो पद से हटाए जाने का जो संकल्प होता है जो उसको विचाराधीन होने पर जो उसका पीठासीन न होना वो 185 के अंतर्गत दिया गया है। फिर से अनुच्छेद 186 की अगर बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो सभापति और उपसभापति का जो वेतन और जो भत्ते होते हैं इसका जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो 186 के अंतर्गत दिया गया है। यानी जो अध्यक्ष होता है और जो उपाध्यक्ष और सभापति इन तीनों का जो उपसभापति का जो वेतन होते हैं फ्रेंड्स वेतन और जो भत्ते होते हैं वो अनुच्छेद 186 के अंतर्गत दिए गए। फ्रेंड्स अनुच्छेद 187 की अगर बात करें तो राज्य के जो विधानमंडल का जो सचिव वाले होता है फ्रेंड्स उसका जो उल्लेख है वो 187 के अंतर्गत दिया गया है। 188 की अगर बात करें तो सदस्यों द्वारा जो शपथ और जो प्रतिज्ञान होता है वो 188 के अंतर्गत दिया गया है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 189 की अगर बात करें 189 की अगर बात करें तो सदन होते हैं जो फ्रेंड्स है और जो मतदान की जो रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों और कार्य करने की जो शक्तियों की जो गणपूर्ति होती है वो अनुच्छेद 189 के अंतर्गत दी गई है। फ्रेंड्स यानी जो सदन होते हैं उसमें मतदान की जो रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का जो कार्य करने की जो शक्तियाँ और जो उसकी गणपूर्ति होती है वो 189 के अंतर्गत दी गई है। फ्रेंड्स 199 की अगर बात करें तो जो धन होता है वो धन विदेश की जो परिभाषाएं होती है वो 199 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 200 की अगर बात करें तो विधायकों की जो अनुमति होती है वो 200 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 202 की अगर बात करें तो वार्षिक और वित्तीय विवरण जो वार्षिक और जो वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है फ्रेंड्स है वो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत दिया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 213 अनुच्छेद की अगर बात करें तो विधानमंडल में जो अध्यादेश सत्यापित करने की जो राज्यपाल की जो शक्ति होती है फ्रेंड्स यानी जो विधानमंडल में जो अध्यादेश सत्यापित करने की जो राज्यपाल की जो शक्ति होती है वो 213 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 214 की अगर बात करें तो राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो 214 के अंतर्गत दिया गया है। 215 अनुच्छेद की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय का जो अभिलेख और जो न्यायालयों का होना यानी जो उच्च न्यायालयों का जो अभिलेख है फ्रेंड्स है और न्यायालयों का होना 215 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 216 की अगर बात करें तो उच्च न्यायालयों का गठन यानी जो उच्च न्यायालय है उनका जो गठन 216 के अंतर्गत दिया गया है। 217 की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय और जो न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स उसकी जो नियुक्ति और जो पद्धति और शर्तें होती है फ्रेंड्स वो 217 के अंतर्गत दी गई है। फ्रेंड्स 221 अनुच्छेद की अगर बात करें तो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 221 के अंतर्गत दिया गया है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 222 की अगर बात करें तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो न्यायाधीशों का जो अंतरण होता है यानी जो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो न्यायाधीशों की मतलब जो अंतरण यानी जो उनको मतलब नियुक्ति दी जाती है उनको 222 अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है। फ्रेंड्स यानी इनका जो उल्लेख है 222 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 223 की अगर बात करें तो कार्यकारी मुख्य और न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 223 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 224 की अगर बात करें तो अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो 224 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 226 की अगर बात करें तो कुछ रिट
निकालने के लिए उच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ होती है वो 226 के अंतर्गत दी गई है। कुछ जो रीट होती है फ्रेंड्स है, उसको जो निकालने की जो उच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ होती है वो 226 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 231 की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब जो स्थापना की जाती है फ्रेंड्स है, दो या दो से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना मतलब की जाती है, वो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 233 की अगर बात करें तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स वो 233 के अंतर्गत, उसका मतलब जो उल्लेख है वो 233 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 241 की अगर बात करें तो संघ राज्य और जो क्षेत्र के लिए जो उच्च न्यायालय होते हैं फ्रेंड्स है, उसका जो उल्लेख है वो 241 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। 243 की अगर बात करें तो पंचायत में जो नगर पालिकाएँ होती है और जो सहकारी समितियाँ होती है फ्रेंड्स है, यानी जो पंचायत और नगर पालिकाएँ में जो सहकारी समितियाँ होती है वो 243 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जो उल्लेख है वो दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 244 की अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसका जो उल्लेख है 244 में दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 248 की अगर बात करें तो अवशिष्ट विधायी की जो शक्तियाँ होती है वो 248 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 252 की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक राज्य के लिए जो सहमति होती है उसको विधि बनाने के लिए जो संसद की शक्ति का जो उल्लेख होता है वो 252 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 254 की अगर बात करें तो संसद द्वारा बनाई गई जो विधियाँ होती है और राज्यों के जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो विधियों में असंगति होती है वो 254 के अंतर्गत दी जाती है फ्रेंड्स। 254 के अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स, यानी संसद द्वारा बनाई गई जो विधियाँ होती है और राज्यों के जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो विधियों में असंगति होती है उसका उल्लेख 254 में दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 256 की अगर बात करें तो राज्यों और संघ की जो बाध्यता होती है फ्रेंड्स, यानी जो राज्य होते हैं और जो संघ होते हैं फ्रेंड्स, यानी इनका जो उल्लेख है वो 256 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 257 की अगर बात करें तो कुछ दशाओं में राज्य और संघ का जो नियंत्रण होता है, यानी जो राज्य होते हैं और जो संघ होते हैं फ्रेंड्स उनको जो नियंत्रण, इनके बीच जो नियंत्रण होता है उन वो 257 के अंतर्गत मतलब इसका उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 262 की अगर बात करें तो अंतर्राज्यिक जो नदियाँ होती है और जो नदी और जो दोनों से जो जल संबंधी जो विवाद होते हैं, यानी जो राज्य होते हैं फ्रेंड्स उनसे जो जल से संबंधित जो विवाद होते हैं और जो न्याय का जो निर्णय होता है फ्रेंड्स वो 262 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 263 की अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय जो विकास परिषद का जो गठन होता है फ्रेंड्स वो 263 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 266 की अगर बात करें तो संचित जो निधि होती है फ्रेंड्स वो 266 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 267 की अगर बात करें तो आकस्मिकता जो निधि होती है फ्रेंड्स वो 267 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 200 यानी 269 की अगर बात करें तो संघ द्वारा उग्र ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले जो कर होते हैं फ्रेंड्स, उग्र रहित और संग्रह रहित जो राज्यों को सौंपे जाने वाले कर होते हैं फ्रेंड्स वो 269 अनुच्छेद होता है उसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 270 की अगर बात करें तो संघ द्वारा जो इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले जो कर होते हैं फ्रेंड्स वो 270 अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए फ्रेंड्स। अनुच्छेद 280 की अगर बात करें तो वित्त आयोग के बारे में दिया गया फ्रेंड्स 280 अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 281 की अगर बात करें
तो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है वो 281 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 292 की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा उधार जो लेना होता है फ्रेंड्स है वो 292 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 293 की अगर बात करें तो राज्य द्वारा जो उधार लेना है यानी राज्य द्वारा जो उधार लेना का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो 293 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 300 की अगर बात करें तो इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 301 की अगर बात करें तो व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता होती है वो 301 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 309 की अगर बात करें तो राज्य की जो सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो भर्ती और सेवा की जो शर्तें होती है फ्रेंड्स वो 309 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 310 की अगर बात करें तो संघ और राज्य में सेवा करने वाले जो व्यक्तियों की जो पदावधि होती है उसका जो उल्लेख है वो 310 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 313 की अगर बात करें तो संक्रमणकालीन जो उपबंध होता है उसका जो उल्लेख है वो 313 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 315 की अगर बात करें तो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है यानी संघ और राज्य में जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स हैं उनके बारे में 315 में उल्लेख दिया हो फ्रेंड्स। अनुच्छेद 316 की अगर बात करें तो सदस्यों की जो नियुक्ति और जो पदावधि होती है वो 316 में दिया गया फ्रेंड्स। अनुच्छेद 317 की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाया जाना और निलंबित करना यानी जो लोक सेवा आयोग जो होते हैं फ्रेंड्स हैं उनके जो सदस्यों को हटाया जाना और निलंबित करना वो 317 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया फ्रेंड्स। अनुच्छेद 320 की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग का जो कृत्य होता है फ्रेंड्स वो 320 में इसका उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 323 की अगर बात करें तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं फ्रेंड्स यानी जो अधिकरण होता है वो 323 के अंतर्गत इसका उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स। और 323 में और एक बात दी गई है जो अन्य विषयों यानी जो अन्य विषयों के लिए जो अधिकरण होता है वो 323 में इसका उल्लेख दिया गया है और जो प्रशासनिक अधिकरण है ये भी 323 के अंतर्गत इसका भी उल्लेख दिया गया फ्रेंड्स है ना। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होएगा फ्रेंड्स है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 324 की अगर बात करें तो निर्वाचनों का जो अधीक्षण और निर्देश और नियंत्रण का जो निर्वाचन होता है उसके आयोग में निहित होना वो 324 अनुच्छेद में दिया गया है फ्रेंड्स। यानी जो निर्वाचनों के जो अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का जो निर्वाचन होता है उसका आयोग में निहित होना वो 324 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 329 की अगर बात करें तो निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय का जो हस्तक्षेप का जो वर्णन होता है फ्रेंड्स वो 329 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। यानी जो निर्वाचन से संबंधित जो मामले होते हैं उसको न्यायालय के हस्तक्षेप का जो विवरण होता है यानी जो वर्णन वो अनुच्छेद 329 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। 330 की अगर बात करें यानी 330 अनुच्छेद की अगर बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो स्थानों का जो आरक्षण है फ्रेंड्स है ना ये गलत लिखा हुआ है जो आरक्षण है फ्रेंड्स वो 330 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 331 की अगर बात करें तो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होता है फ्रेंड्स जो उसका उल्लेख है वो 331 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 332 की अगर बात करें तो राज्य के जो विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्थानों का जो आरक्षण है फ्रेंड्स है उसका जो उल्लेख है वो 332 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। एक बात आपको और बता दूं जो एस यानी जो एससी
और जो ST एक्ट है फ्रेंड्स, इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके जो अनुच्छेद है वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 333 की अगर बात करें तो राज्य का विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होता है वो 333 के अंतर्गत आता है। 343 की अगर बात करें तो संघ की जो परिभाषा होती है वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 344 की अगर बात करें तो राज्यसभा के संबंध में जो आयोग और संसद की जो समिति होती है फ्रेंड्स है वो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत दी गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 350 क अनुच्छेद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो सुविधाएं होती है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 351 की अगर बात करें तो हिंदी भाषा के जो विकास के लिए जो निर्देश होते हैं फ्रेंड्स, यानी जो हिंदी भाषा है इनके विकास के लिए जो निर्देश होते हैं उसका जो उल्लेख है वो 351 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 352 की अगर बात करें तो आपात की उद्घोषणा का जो प्रभाव होता है वो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 356 की अगर बात करें तो राज्य में जो संवैधानिक यानी जो संवैधानिक तंत्र होते हैं उसमें जो विफल हो जाने की जो दशा में उपबंध होता है फ्रेंड्स, यानी जिसका उल्लेख है वो 356 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 360 की अगर बात करें तो वित्तीय आपातकाल के बारे में, है ना, वित्तीय आपातकाल के बारे में जो उपबंध होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 368 की अगर बात करें फ्रेंड्स तो संविधान का जो संशोधन है उसको करने की जो संसद की जो शक्ति होती है और जो उसकी प्रक्रिया का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो 368 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 377 की अगर बात करें तो भारत के जो नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक होते हैं फ्रेंड्स उसके बारे में जो उपबंध होता है वो 377 के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 378 की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग के बारे में, यानी जो लोक सेवा आयोग होती है उसके बारे में जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो 378 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है फ्रेंड्स। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और मेरे साथ MP GK पढ़ने के लिए और MP करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद फ्रेंड्स।